कभी कभी तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि भाई पूरी क्लास में से सबसे महंगी कोचिंग ज्वाइन मैंने करी, पूरा बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैंने करा, तैयार होके कोचिंग और क्लास मैं जाता था, पर मार्क्स अच्छे उसके आ रहे हैं और वो तो इतनी अच्छी कोचिंग गया भी नहीं था। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार सभी लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोगों को तो टीचर ने साथ में बैठा के पढ़ाया है, पर एक दो बंदे कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो कि कुछ जबरदस्त कर देते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देते हैं। उनके 80 में से 80 मार्क्स आ जाते हैं मैथ्स में और फुल मार्क्स आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। कई बार तो आपने ऐसा सोचा होगा। दोस्तों, पेपर राइटिंग एक आर्ट है। पेपर अटेम्प्ट करना वो सब कर लेते हैं, लेकिन पेपर को जो सही तरीके से लिखता है ना, वो एक आर्ट के अकॉर्डिंग लिखता है, और वही आर्ट मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग, मैं आपको यह बताने वाला हूं, और उस गलती को सही किस माइंड सेट से कर सकते हैं मैं ये बताने वाला हूं आपको। मैं आपको बता दूं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि कुछ गलत फहमियां होती हैं। जब हम पेपर लिखते हैं तो हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं कि यार ये क्यों लिखना पड़ रहा है इतने लंबे लंबे आंसर, मैं तो टिक मारने वाले आंसर को बहुत ब्यूटीफुली कर देता हूं। मेरे दोस्तों, अगर आपके अंदर इतना ही बड़ा आर्ट है तो आपके लिए नीट और जेडब्ल्यू ऐसे एग्जाम है, वहां पर आप अपनी कला दिखा सकते हैं। तब समझ में आएगा कि 14 लाख बच्चों में जब आप वो एग्जाम दोगे तो आप कितने बेहतर तरीके से टिक मार पा रहे हो। तो अपनी जो वो वाली कला है ना, जो टिक मारने वाली ऑब्जेक्टिव वाली कला है, उसको दर्शाइएगा। बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस, बोर्ड एग्जाम इज नॉट द राइट प्लेस आपके लिए। नीट और जेडब्ल्यू अपना कमाल, अपनी जो कला है वहां दिखाइएगा ऑब्जेक्टिव वाले पेपर की। लेकिन अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो एक माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। जो आप क्रिटिसाइज करते हैं ना कि इतने लंबे लंबे आंसर क्यों मांग रहे हैं, मेरा तो आंसर आ रहा है ना, आंसर पे ध्यान दो, ये सारी बकवास बातें बंद कर दीजिएगा। क्योंकि देखो, आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो ना, कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, तो आप कभी अगर यूपीएससी के एग्जाम देने वाले हो तो वहां पर भी आपको राइटिंग के लिए ढेर सारे पन्ने दिए जाते हैं और एक टॉपिक पे आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने रहते हैं, और दे सी हाउ वेल यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, उसमें कितना वजन है। उस पूरे के पूरे कंटेंट में जब सच में वजन रहेगा तब आपका यूपीएससी निकलेगा। वैसे कभी आप किसी, अब आप बोलोगे मुझे तो यार यूपीएससी निकालना ही नहीं है, छोड़ो वो सब, दूसरी बात करते हैं। आप किसी कंपनी के ओनर हो, एम्प्लॉय हो गए तो फिर तो और जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर ओनर हो गए और आपको बड़ी बड़ी डील फाइनल करनी रहेगी तो आप वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दोगे अपने बारे में, वहां पर एक सब्जेक्टिव डिटेल्ड व्यू दोगे अपना, वो भी बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, तब जाके आप दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी के बारे में समझा पाओगे, फंड उठा पाओगे, नहीं तो स्ट्रगलर ही रह जाओगे। इसका मतलब मैं आपको ओवरऑल ये बोलना चाहता हूं कि राइटिंग का, लिखने के आर्ट का एक बहुत ही महत्व होने वाला है आपके आगे वाले लाइफ में, जो कि आपको कोई बताता नहीं है। आप अपना खुद का रिज्यूमे डालोगे तो वहां पे एमसीक्यू फॉर्म में नहीं डालोगे कि भैया मैं इसमें अच्छा हूं टिक, इसमें खराब हूं टिक, इसमें अच्छा हूं टिक, नहीं। अपना एक ऐसा रिज्यूम बनाओगे जो कि डिटेल्ड रहेगा, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक पेज में बता देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको आगे की लाइफ में प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए पहली चीज तो ये बंद करो कि क्रिप करना बंद करो कि लिखवा क्यों रहे हैं, मेरा आंसर आ तो रहा है, आंसर के नंबर क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये टीचर तो स्टेप के मार्क्स काट देते हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बिगर वर्ल्ड, राइट? You will not be sticking to your colony, your home. You have to move out to a bigger world, and bigger world needs your art. तो आपकी इंपॉर्टेंस भी तभी है जब आपके पास वो आर्ट है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैं पिछले 7 साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं कि किस तरह से हम लोग आपको मार्क्स देते हैं और किस तरह से हम लोग लाल लाल कर देते हैं, पूरी कॉपी मार्क्स काट देते हैं। पहली बात तो ये कि जब हमारे पास कोई कॉपी आती है तो उस तक, कॉपी तक पहुंचने के लिए हमारी भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी रहती है। कुछ साल होने चाहिए कुछ स्कूल में काम करने के, उसके बाद आपके प्रिंसिपल आपके नाम सजेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ ये जो 6 टीचर हैं ये पेपर को चेक करने के काबिल हैं। और फिर सीबीएसई हो या आईएससी हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, वो आपको एक सेंटर पे बुलाते हैं, बैठाते हैं और एक मार्किंग स्कीम पकड़ाते हैं, जिसमें जैसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के एक सवाल को शायद 3 तरह से कर सकते हैं, तो तीनों तरह के करे हुए सवाल वो दिए रहते हैं कि भाई अगर आपको ये वाला सॉल्यूशन मिले तब भी आप नंबर दो, ये सॉल्यूशन मिले तब भी नंबर दो, ये सॉल्यूशन मिले तब भी नंबर दो। ठीक है,
अब आपको एज अ स्टूडेंट क्या समझना है, आपको टीचर का माइंड रीड करना है। आपको यह समझना है कि भाई टीचर जो चेक करने वाला है ना, वो 5th क्लास का पास स्टूडेंट है, बस ग्रेड 5 पास टीचर है वो। ही डज नॉट नो मच। जितना जितना आप पेपर में बताते जाओगे उतना उतना वो समझते जाएगा। आपने पेपर में बताना बंद किया, उसको समझना बंद किया। आप कई बार, मतलब मैं, आपको लगेगा कि यार क्या है, मैं तो पेपर चेक कर रहा हूं ना। हम लोग सब एक ही हॉल में बैठे रहते हैं चेक करने के लिए, सारे टीचर। अचानक से अचानक से टीचर आपके जो आंसर स्क्रिप्ट होती है ना, वो डिस्कस भी होती है। अचानक से मैं खड़ा होऊंगा, बोलूंगा भाई ये वाला आंसर पढ़ो, इसमें क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, अब बताओ मैं इस वाले बच्चे को कौन सा नंबर डालूं। अब सब टीचर हंसेंगे बताओ भैया, बच्चे ने फीस भरी है और उसने नंबर ही नहीं भरा, क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ही नहीं भरा। सब बोलेंगे जीरो, तो जीरो जीरो, उसको सीखना चाहिए कि नंबर डाले कम से कम। और आप क्या सोचते हो, अरे भाई तुम्हें तो टीचर हो ना, पढ़ के देख लो ना कौन सा, मैं 7th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो क्यों करेगा, वो क्यों करेगा? इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क, वो टीचर क्यों करेगा उसमें आपकी मार्क्स की एंट्री? वो बोलता है कि लेट हिम और हर बी पेनलाइज्ड। वो आपको पेनलाइज कर देगा, नंबर काट देगा। फिर दूसरा टीचर खड़ा होगा, ये सब आपकी गलतियां डिस्कस कर रहे हैं वहां पे। अरे देखो इसने बीच के 2 पेज छोड़ दिए। अब पता है उससे क्या हुआ? आपने शायद वो 2 पेज आंसर स्क्रिप्ट में छोड़े इसलिए थे कि शायद से वापस आके आप उसको भर लोगे, कुछ क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन वो टीचर जो बीच में 2 पेपर छूटे हुए थे, उसके वो आगे ही नहीं बढ़ा। पता है आपको? क्योंकि आपने उसको काटा नहीं था, पीटीओ नहीं लिखा था। वो आगे ही नहीं बढ़ा उससे। उसको लगा पेपर यही खत्म हो गया है, उसने आगे पेपर चेक ही नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपके आगे के सवाल पूरे खत्म, जीरो। ये गलती आपकी है। आप बोलोगे सर ये तो ड्यूटी उसकी थी टीचर की, उसने नंबर क्यों नहीं दिया? अरे भाई, why would he bother to give you marks if you are not bothered to get marks? अगर आपको अपने पेपर में इतना अवेयरनेस नहीं है कि भाई मैंने 2 पेज छोड़ रखे थे, उसको काट कूट के लिखो पीटीओ की, आगे भी मेरा काम है, छोड़ के आप भूल गए, वो इंसान क्यों नंबर देगा आपको? नंबर खा जाता है वो इंसान, है कि नहीं? मतलब आपको आपके सारे कर्मों की सजा वही मिलने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बी मेंटली फिजिकली अवेक फॉर दोस 3 आवर्स ऑफ पेपर, है ना? और अगर आप नहीं रह सकते तो आपको हक भी नहीं है कुछ बोलने का। अगर आप इतना ही ध्यान नहीं दे सकते तो आपको हक भी नहीं है बोलने का। अब आगे और बात करते हैं। फिर एक टीचर खड़ा होगा, देखो भाई इसने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बहन की शादी थी, मुझे टाइफाइड था, मैं 4 महीने से बीमार था, मुझे प्लीज इस बार पास कर दो। ऐसे नोट लिखे रहते हैं, पता है कोई चीज। सब हंसेंगे फिर, हा 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 हा, चाय के साथ कॉपी चेक हो रही है। अब भैया मजा आना शुरू हो चुका है, माहौल बन चुका है। सर उसको और नंबर काटो, उसके और नंबर काटो। आप पे एहसान करने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे, आप पे एहसान करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये नोट है, ये अपने पापा को देना। बुरा लग रहा होगा, ये बात को बुरा लग रहा होगा ना? कितने क्रूर लोग होते हैं यार। अरे क्यों नहीं रहेंगे यार? तो यार तुम उनके रिश्तेदार लगते हो क्या? वाई वुड दे वेस्ट देयर टाइम टू अवॉर्ड यू मार्क्स? इफ यू हैव enjoyed 4 year of typhoid, 4 month of typhoid, enjoy 1 more year। रिपीट कर लेना एक बार। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि आपको जितना आसान लगता है ना लिख देना कुछ भी, कि यार कुछ केयरलेसनेस से भी नंबर मिल जाते हैं, नहीं मिलते। फिर एक टीचर खड़ा होगा, बोला सर देखो इसने पेपर में नोट चिपका दिया, नोट पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। अरे पैसे चिपका दिए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। मेरी कॉपी में तो कई बार नोट निकले हैं। उसका होता क्या है? उसका जो रिजल्ट है वो विदल्ट हो जाता है। मतलब वो जो कॉपी है वो जमा हो जाती है बोर्ड के पास, वो रिजल्ट विदल्ट हो जाता है फिर। ठीक है, मतलब वो अब थोड़ा सा प्रोसेस से गुजरेगा, उसका रिजल्ट इतने आराम से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये भी लफड़ा है। तो ये सब हरकतें मत करना, ठीक है? सर देखो कितनी गंदी राइटिंग लिखी है, आपको समझ में आ रहा है क्या?
एक बार आप समझा दो क्या लिखा है तो मैं नंबर दे दूं। अरे सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों समझाऊं, मैं अपनी कॉपी चेक कर रहा हूं, 0 दे दो उसको। भैया अच्छी राइटिंग बुरी राइटिंग कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन बुरा प्रेजेंटेशन होता है। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर फ्यूचर, आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी क्यों ना हो, आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप हर क्वेश्चन के बाद पहले तो क्वेश्चन नंबर क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन, इट डज नॉट मैटर कि आप क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप हाईएस्ट वेटेज वाले सवाल पहले करो, ठीक है, उसके बाद जो थोड़े कम वेटेज वाले हैं वो सवाल करो, ठीक है, हमेशा बोलता हूं मैं। मतलब एमसीक्यू बोलता हूं आखिरी में करो, ताकि पेपर आपका टाइम पे खत्म हो जाए, बोलता हूं ना हमेशा आपसे। लेकिन आपको क्लियरिटी देना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया है तो क्लियरली लिखो क्वेश्चन नंबर 6, फिर 4th, फिर 7th। सीक्वेंस डज नॉट मैटर, लेकिन क्लियर रखना। और कई बार पता है क्या होता है, मैं आपको एक और बताऊं कि 6th के बाद आप जब 8th स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भैया मेंटेन करो गैप। कई बार 6th के साथ 8th और फिर 8th के बाद 9th है, तो 8 छुप जाता है उसमें, इतना आप गुचड़ पुचड़ में लिख देते हो। इसलिए 2-3 लाइन छोड़ो, आपको क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा शीट लो ना आप। हर क्वेश्चन के बाद आप 2-3 लाइन छोड़ो। आपको तो ये मान के चलना है कि आपका जो टीचर है जो चेक कर रहा है वो 5th क्लास का है, ठीक है, तब जाके आप अच्छा पेपर दे पाओगे। क्लियर है आपको बात। वैसे ही जब भी मैं आपसे बोलता हूं कि यार पेपर अटेम्प्ट करने का ये कला जो है, पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, रीडिंग टाइम में आपको सब कुछ प्लान कर लेना है। कौन से 5 क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू शुड बी क्लियर विथ एवरीथिंग। रीडिंग टाइम जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीडिंग टाइम में आप बाकी लोग के चेहरे देखते रहते हो, उसको कैसा लग रहा है, अच्छा चेहरा है तो मतलब वो, मतलब समझ रहे हो, आप दूसरों को एनालाइज करते रहते हो कि यार उसका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, वो कॉन्फिडेंट है कि लो कॉन्फिडेंट, वो कैसे बैठा हुआ है, वहां पर क्या होने वाला है, मैं कहां चीटिंग कर सकता हूँ, ऐसा। और एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये थोड़ा सा मैं आपको बोलना तो ये था कैमरे पे, पर क्या होता है ना कि जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज को भी लिखने का तरीका होता है। ऑप्शन और उसका आंसर, ऑप्शन उसका आंसर, सिर्फ उतना ही लिखना रहता है बस। BA BC T D ये लिख दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें आपको कोई बहुत लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना होता। डोंट वेस्ट योर टाइम। हर बार अपने पेपर में, अगर मैथ्स का पेपर है तो राइट साइड में रफ कॉलम बना दो। फिजिक्स केमिस्ट्री का है तब भी रफ कॉलम से आप काम चला सकते हैं। और भी बहुत सारी टिप्स है, आप मुझसे मांगोगे तो दूंगा। वाई शुड आई बी बॉदर टू गिव यू टिप्स, right? If you are serious, comment down more tips. If you have liked these tips and if you are going to follow, just give a heart in comment section. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.